So, welcome again in this lecture room. तो हाँ सब जानते हैं कि हम ये रेस्पिरेशन जो टॉपिक है पिछले 7-8 दिन से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े। तो इसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म में हमने बहुत से स्टेप्स पढ़े। फर्स्ट स्टेप वाज दैट ग्लाइकोलिसिस, हमने इसमें पढ़ा ग्लाइकोलिसिस। सेकंड थिंग उसमें हमने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये स्टेप पढ़ा मैकेनिज्म में। तो उसके बाद मैंने ये बताया कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिर क्रेब्स साइकिल में दाखिल होता है, वो हमने डिस्कस किया। तो फाइनली जो इसका स्टेप है फोर्थ, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये मैकेनिज्म था। तो उसके बाद हमने एटीपी समरी यानी इसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लूकोज से आफ्टर ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेशन, तो वो कितने बनते हैं वो मैंने आपको बताया। तो नेट इसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं नेट। अगर हम ग्रास की बात करेंगे तो 40 बनते हैं यहाँ पर, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी कंज्यूम होते हैं तो नेट बिकम्स 38। तो उसके बाद ये हमने पढ़ा कि ये एटीपी मॉलिक्यूल कैसे सिंथेसाइज होते हैं। तो देयर वाज अनदर शॉर्ट टॉपिक दैट वाज रेस्पिरेटरी क्वोशंट। तो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता क्या है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो या जो रेस्पिरेटरी फ्यूल्स है या सबस्ट्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट उनका रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है, या प्रोटीन जो इस्तेमाल करते हैं उसका रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है, या फैट। तो अब तो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक इसमें आता है रेस्पिरेशन में, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे। तो ये हमने कल स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम तो क्लास और हुआ था, तो ये हम कंप्लीट कल के लेक्चर में न कर पाए। तो आज यही हम कंटिन्यू करेंगे, ये एम्फीबॉलिक पाथवे। तो कल मैंने बताया जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, तो इसमें हम ट्रेडिशनली या पहले कहते थे इट इज़ ऑलवेज कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। इट इज़ ऑलवेज कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो इसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कल मैंने ये भी बताया फोटोसिंथेसिस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसमें फूड मटेरियल बनता है। तो फिर मैंने ये भी बताया कि फोटोसिंथेसिस और वी कैन से रेस्पिरेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो लेकिन बाद में जब देखा गया तो ये रेस्पिरेशन जो है ये सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि इसमें एनाबॉलिज्म भी होता है। दिस रेस्पिरेशन बोथ कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो इसी को हम कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फी मीन्स डिवल नेचर। मतलब कल मैंने बताया कि मान लो एम्फीबियंस है फ्रॉग, तो फ्रॉग एम्फीबियन है क्योंकि वाटर में भी अपनी लाइफ गुजारती है और खुश्की पर भी रहती है, उसको हम कहते हैं एम्फीबियन, या भी शोज ड्यूअल कैरेक्टर। तो यहाँ पर भी जो रेस्पिरेशन है ये तो कैटाबॉलिक पाथवे भी फॉलो करती है और ये तो एनाबॉलिक पाथवे भी फॉलो, यानी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, कंज्यूम होते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं। तो इसका मतलब है जो रेस्पिरेशन है इसमें दोनों पाथवेज, कैटाबॉलिक पाथवे एज वेल एज एनाबॉलिक पाथवे, दोनों इसलिए फॉलो करती है। हम यहाँ देखेंगे ये कैसे होता है। तो अगर याद होगा कल मैंने आपको बताया जो रेस्पिरेशन में हम फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी फ्यूल और सबस्ट्रेट। तो मैंने कहा हम मेनली 4 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं। वन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स है, फैट्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। तो यहाँ पर ले लेंगे, मान लो यहाँ पर फैट है, ये तो फैट जिसका एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है जब ये रेस्पिरेशन में दाखिल होता है। तो दूसरा जो एज यूजुअल दैट्स कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जब एनर्जी रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, रेस्पिरेशन में दाखिल होते हैं, तो ये भी एनर्जी देते हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स। So these are called as fuels
और हम इन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप था, तो ग्लाइकोलिसिस मैंने बताया वहाँ पर ये पहले स्टेप, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है ये ब्रेक डाउन होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है। क्लियर? यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिखूँ मैं ताकि ये फुल इस पर आएगा। मान लो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, one is fat or fats, second is called as carbohydrates, third is called as proteins. So these three food materials are called as respiratory substrate. तो जैसा कि ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में दाखिल होता है पहले ब्रेक डाउन होता है, इट यूज ग्लूकोज, है ना। जब इसकी डाइजेशन होती है इट यूज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन फॉलो करता है, रेस्पिरेशन में दाखिल होता है, फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, बाद में एनर्जी देता है। तो यहाँ पर बहुत से स्टेप्स इसको होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। अगर आपको याद होगा तो पहला स्टेप था ये ग्लूकोज जो है इसके साथ एटीपी मॉलिक्यूल कंबाइन होता है। तो इस एटीपी में से यहाँ हम बनाएंगे, इसमें 3 फास्फेट होते हैं, एडनोसिन ट्राइफास्फेट। तो यहाँ से पहला वाला जो इस फास्फेट है ये कंबाइंड ग्लूकोज। अगर आपको याद होगा ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होते हैं इसमें। तो ये छठे कार्बन पर इसके साथ कंबाइन होता है। सो इट यूज ग्लूकोज 6 फास्फेट में शॉर्ट अप लिखूँ तो यहाँ पर एडीपी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही फास्फेट रहे तो इट विल गिव एडीपी। एक फास्फेट किसके साथ कंबाइन होगा? ग्लूकोज। तो दिस विल गिव ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्योंकि छठे कार्बन पर फास्फेट है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने देख लिया है आइसोमेराइजेशन होती है। तो आइसोमेराइजेशन जो होती है यहाँ पर ये ग्लूकोज जो है इट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्टोज। अब मैं शॉर्ट लिखूँ FR, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। अगर आपको याद होगा मैंने पहले बताया ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है CH2। अगर हम इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, आइसोमेराइज करेंगे, आइसोमेराइजेशन, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। केमिकल फार्मूला विल बी सेम बट इन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये इसके बाद है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इसे हम कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर आएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर और एक ATP मॉलिक्यूल आता है, ATP। तो ये अब इसमें से एक फास्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है, वो कहाँ पर आता है? पहले कार्बन पर, फ्रैक्टोज के पहले कार्बन पर आता है रिमूव फ्रैक्टोज। यहाँ पर क्या बनेगा? फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, 1,6 डाइफास्फेट। 2 फास्फेट ग्रुप है, एक तो कार्बन फर्स्ट पर है, दूसरा कार्बन नंबर 6 पर है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। क्लियर? तो उसके बाद हमने देख लिया यहाँ पर लिसिस होती है, ब्रेक डाउन होता है। तो 1 यूज डाइहाइड्रोक्स, 1 यूज यहाँ पर लिखूँ मैं फास्फोग्लाइसराइड PgAl, फास्फोग्लाइसराइड में ब्रेक होता है। सेकंड इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रोक्सी H2 फास्फेट। या हमने पढ़ लिया किसमें? ग्लाइकोलिसिस में, हमने कंप्लीट पढ़ लिया। तो उसके बाद ये फास्फोग्लाइसराइड है, ये फिर क्रेबस साइकिल में जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में और फिर ATP मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। ये भी कहानी किसकी? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज दे देंगे, ये डायरेक्टली इस रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होता है। तो जहाँ तक अब लेंगे कौन? फैट्स। अगर मान लो हमें हमारी बॉडी में ग्लूकोज मौजूद नहीं है तो उस वक्त फैट विल बी एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जिस वक्त मान लो हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, फैट विल एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मगर इसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। ये डायरेक्टली रेस्पिरेशन में हिस्सा नहीं ले सकता या कंज्यूम नहीं हो सकता है। फर्स्ट इट शुड गेट ब्रेक डाउन। तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर? 1 इज कॉल्ड एज फैटी एसिड, ठीक है।
जब ये ब्रेक डाउन होगा इट विल गिव फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। जब हम फैट खाते हैं तो जब हमारे डोडिनम पे पहुंचता है वहां ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो तब ये इस रेस्पिरेशन में दाखिल होंगे। लेकिन पहले क्या होगा, ये ग्लाइसरॉल जो है, ये ग्लाइसरॉल जो है, तो यहाँ पर अगर मान लो इट यूज पायरिक एसिड है ना, अगर लेकिन ये यूज पहले मैं यहाँ आऊँगा, ये फास्फोग्लाइसराइड फिर इट यूज पायरिक एसिड। तो पायरिक एसिड आप किसमें, क्रेब्स साइकिल में दाखिल होता है, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में दाखिल होकर ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। तो यहाँ पर ये वाटर देगा, ठीक है। साथ साथ हमें यहाँ से भी और यहाँ से भी ATP मॉलिक्यूल्स आए, ठीक। तो ये है, तो जब ये अब आएंगे यहाँ पर है, जब रेस्पिरेशन में दाखिल होगा, लेकिन उससे पहले उसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। तो ब्रेक डाउन किसमें होगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो ये ग्लाइसरॉल जो है इट विल गो कन्वर्ट इनटू आइदर फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ये ग्लाइसरॉल जो है या तो पहले ये क्या बनेगा, फास्फोग्लाइसरिक एसिड, या तो ये पायरिक एसिड में दाखिल होगा। यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक तो ये क्या फास्फोग्लाइसरिक में कन्वर्ट होगा या पायरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो फिर ये चला जाएगा कि क्रेब्स साइकिल में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर मान लो ये आएगा कौन, फैटी एसिड, तो फैटी एसिड को पहले एसिटाइल कोएंजाइम में दाखिल होना, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर के लिए क्या देता है, एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ पर ये एसिटाइल कोएंजाइम देता है, हमने पढ़ लिया ग्लाइकोलिसिस। तो ये फैटी एसिड जो है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। ये किस में दाखिल होगा, कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में दाखिल होगा, तो बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये तब तो ये एनर्जी देंगे कौन, ये फैटी ये फैट जो है तब ये एनर्जी दे सकते हैं जब ये पहले ब्रेक डाउन होंगे किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो ग्लाइसरॉल या तो फास्फोग्लाइसरॉल डैड में कन्वर्ट होगा या तो ये पायरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो इसके बाद ये क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो रहा सवाल फैटी एसिड। ये फैटी एसिड को पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ये क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये अब लेंगे यहाँ पर प्रोटीन की बात। मान लो आप प्रोटीन, हमारी बॉडी में फूड की कमी है, उस वक्त प्रोटीन विल एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लेकिन प्रोटीन डायरेक्टली इसमें दाखिल नहीं हो सकता है, पहले तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा किसमें, अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स। फर्स्ट द प्रोटीन विल गेट कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड्स। जब ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर और एक प्रोसेस होगी, दैट इज कॉल्ड एज डीएमाइनेशन, जो कल मैंने बताया, डीएमाइनेशन। इसमें डीएमाइनेशन मतलब क्या है, अमाइनो एसिड है, इनमें अमाइन ग्रुप होता है, NH2 अमाइन ग्रुप होता है, ये यहाँ से रिमूव होगा, ये यहाँ से रिमूव होगा। तो उसके बाद ये रेस्पिरेशन में हिस्सा ले लीजिए। तो ये या तो एसिटाइल कोएंजाइम देगा, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम, या कभी कभी ये पायरिक एसिड भी बना सकता है, फिर से लिखूं। तो ये अमाइनो एसिड आफ्टर डीएमाइनेशन या तो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा या ये पायरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो फिर ये क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ हमने देख लिया, मान लो ये तो जनरल प्रोसेस है, ग्लूकोज जब एज रेस्पिरेटरी सबस्टेंस होगा या रेस्पिरेटरी सबस्टेंस या फ्यूल होगा, तो वो हमने पढ़ लिया। अब मान लो, तो यहाँ पर हमने देख लिया ग्लूकोज जो है, ये तो हमने पढ़ लिया, इट विल डायरेक्टली एंटर इनटू रेस्पिरेशन एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मगर जब हमें फैट की ज़रूरत पड़े एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फ्यूल, तो उसको पहले ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, किस में, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल।
तो फिर ग्लाइसरॉल किसमें, पायरिक या फास्फोग्लाइसराल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा या पायरिक एसिड में, तो उसके बाद ये फॉलो करेगा रेस्पिरेशन। तो फैटी एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, उसके बाद ये पाथ फॉलो करेगा। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं इनको भी पहले ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली दे विल नॉट एंटर टू रेस्पिरेशन। तो ब्रेक डाउन किन में होंगे, एमाइनो एसिड्स। तो एमाइनो एसिड्स में जब बनेंगे उसके बाद इनकी और एक प्रोसेस होगी, दैट इज कॉल्ड एज डेअमाइनेशन। तो डेअमाइनेशन क्या होगा, जो एमाइन ग्रुप इनमें होता है वो रिमूव होगा, तो तब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा या पायरिक एसिड में, उसके बाद ये रेस्पिरेशन फॉलो करेगा। ये तो दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक पाथवे। यहाँ पर हमने देख लिया कैटाबॉलिक पाथवे। अब मान लो हमें बॉडी को या हमारी बॉडी को फैट्स की जरूरत है, हमारी बॉडी को फैट्स की जरूरत है, उस वक्त ये एसिटाइल कोएंजाइम ये पाथ छोड़ेगा। मान लो हमारी बॉडी को अब फैट्स की जरूरत है, तो उस वक्त या फैटी एसिड्स की जरूरत है या फैट की जरूरत है, उस वक्त जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये रेस्पिरेटरी पाथ फॉलो नहीं करेगा, ये बैक कन्वर्ट बैक इनटू फैटी एसिड। तब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें फैटी एसिड बनाने हैं बॉडी को, तो उस वक्त जो एसिटाइल कोएंजाइम है इट विल गिव बैक फैटी एसिड। या हमें ग्लाइसरॉल की ज़रूरत है, तो उस वक्त जो पायरिक एसिड है ये उस वक्त रेस्पिरेटरी पाथ फॉलो नहीं करेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरॉल। मान लो हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, तो उस वक्त एसिटाइल कोएंजाइम विल गेट कन्वर्टेड इनटू एमाइनो एसिड। मान लो हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, उस वक्त ये एसिटाइल कोएंजाइम ये बाहर आएगा रेस्पिरेटरी पाथ से, तो इट विल गिव एमाइनो एसिड्स, क्योंकि से एमाइनेशन होगी, ये गिव एमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। तो ये पाथ यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ पर हमने एसिटाइल कोएंजाइम जो है इससे हमने क्या बनाया, फैटी एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम से हमने क्या बनाया, एमाइनो एसिड्स। पायरिक एसिड से हमने बनाया ग्लाइसरॉल या फास्फोग्लाइसराल्डिहाइड से हमने ग्लाइसरॉल बनाया। वो यहाँ पर क्या हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पर क्या हुआ, एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे। तो दोनों पाथवे यहाँ फॉलो होते हैं, है ना। तो कभी कभी जनरली रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म होता है, जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं ये ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसका कैटाबॉलिज्म होता है, तो ये एनर्जी देता है। लेकिन जब यही इंटरमीडिएट स्टेप्स या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, यही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कभी कभी हमें वापस प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो प्रोडक्ट्स बने, यहाँ पर प्रोडक्ट्स यूटिलाइज भी हुए, तो यहाँ पर एनाबॉलिज्म भी हुआ, यहाँ पर कैटाबॉलिज्म भी हुआ। तो इट फॉलोज बोथ द pathways. So this is called as anabolic pathway. So we have come to conclusion that respiration is called as anabolic pathway. The respiration shows both catabolic as well as shows both catabolic as well as anabolic processes. Catabolic as well as anabolic processes. Catabolic as well as anabolic processes. As on one hand, the respiratory substrates such as proteins and fats are consumed or break down or breaks into or breaks into intermediate products. On one hand, the respiratory substrates such as fatty acid or fats, glycerol or amino acid proteins break down into intermediate products,
such as acetyl coenzyme pyruvic acid phosphoglyceraldehyde, such as acetyl coenzyme शॉर्ट में आप लिख सकते हैं pyruvic acid PA and phosphoglyceraldehyde PGAL. But on the other hand, when we need fatty acids or amino acids, these intermediate products come out of the respiratory pathway and form fatty acids as well as amino acids, and come out of the respiratory pathway and form fatty acids, amino acids, etc. So on one hand, respiration acts as catabolic pathway. On one hand, the respiration acts as catabolic pathway by breaking down the respiratory substrates. And on the other hand, it acts as anabolic pathway, or it follows anabolic pathway by synthesizing the products from intermediate intermediate substances. So this shows that respiration is called as amphibolic pathway. Amphibolic pathway. So this shows that respiration acts as amphibolic pathway. So with this we have completed respiration in detail. तो इसमें हमने सारा का सारा जो टॉपिक्स इसमें थे आपके एज फार एज जो सिलेबस इज कंसर्न या आपका जो एनसीईआरटी जो कोर्स है या आपकी बुक है, तो इसमें जो जितने भी टॉपिक्स इसमें अंदर आते हैं, वन इज इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेशन, उसके बाद तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक में हमने पढ़ दिया दो स्टेप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो उसके बाद मैकेनिज्म ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा हमने, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, देन क्रेबस साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसके बाद रेस्पिरेटरी क्वोशंट, देन एटीपी समरी, एंड these are the sub-headings which are completed under topic respiration. So we have completed. Any question? Any query? Any confusion? So अगर कोई confusion होगा, अगर कोई question होगा, तो आप यहाँ से घर जाके आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे। अगर कहीं पे कोई पॉइंट मुझसे छोड़ गया हो या कोई आप में उसका कंफ्यूजन होगा तो encircle that, come tomorrow we will discuss that. So with this we have completed. So this section for today. Thank you very much.